हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो साइंस की रहने वाली है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सोल्ट के बारे में। आपको पता है इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको एसिड एंड बेस कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आज ये हमारी एसिड बेस की लास्ट क्लास है जिसमें मैं आपको सोल्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इससे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे या तो सॉलिड लिक्विड वाला टॉपिक पढ़ लेंगे या फिर हम मेटल्स वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो लवण यानी कि सोल्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारी पढ़नी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर जनरल अवेयरनेस एंड सोशल साइंस, जिसने भी मेरी क्लासेस देखी हैं उसे पता होगा कि मैंने आपको मेरे चैनल पर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस करा रखी है एंड साथ साथ मैंने आपको जो एसएस है उसमें पॉलिटी हिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है एंड जो नोट्स हैं उसमें ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के भी कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं। तो ये 300 प्लस पेजेस की पीडीएफ है ये आपकी। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सभी देखने को मिलने वाले हैं और ये ओनली 49 रुपीज में आपको अवेलेबल हो रहे हैं और ये ऑफर आपका 20 अक्टूबर तक है। इसके बाद में इसका प्राइस बढ़कर 99 रुपीज हो जाएगा। तो जिसको परचेज करने हो वो इसे परचेज कर सकता है। ये एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो अब ये आपका 30 मार्क्स का सिलेबस भी साथ साथ कवर करेगा, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इस क्लास में हम सोल्ट पढ़ रहे हैं। ये क्लास आपकी चंडीगढ़ पीआरटी, चाहे आप ये यहाँ पर एचएसएससी ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बता दिया था, बेसिस के बारे में बता दिया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारा का सारा हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम जानते हैं सोल्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो एसिड और बेसिस की जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद में हमें क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें सोल्ट मिल रहा है और एक रिएक्शन बनती है जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अम्ल और अक्षारक की परस्पर अभिक्रिया, ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इससे उत्पन्न यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। यानी कि जो भी इससे हमें मिलेगा वो क्या होता है, सोल्ट होता है। सोल्ट क्या होता है, एक आयनिक यौगिक होता है जो विपरीत आवेशों वाले आयनों के समूह से निर्मित होता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उनसे क्या होगा, ये बनता है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक होता है, इसपे कोई ना कोई आयन्स होते हैं, तो यही क्या होते हैं, आपके सोल्ट होते हैं। इसके बाद जैसे पॉजिटिव जो है इसे हम धनायन कहते हैं और इसे कैटायन भी कहते हैं, ठीक है, कैटायन बोलते हैं इसे। और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, एनायन वाले में एन है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, नेगेटिव के लिए, कैटायन वाला पॉजिटिव के लिए है। तो एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ये ऐसे होते हैं, हमें एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, हमें ये नहीं पता लगता एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा है। तो जो नेगेटिव है उसमें एन आता है, तो एनाइन वाला कौन सा है, नेगेटिव है, और केटाइन वाला क्या है, पॉजिटिव है। लवण का शुद्ध आवेश जो है वो क्या होता है, 0 होता है। अब अम्ल और अक्षारों की जो अभिक्रिया है, यहाँ पर बस मैंने लिखा है, इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तब हमें वाटर मिलेगा, साथ साथ हमें कोई ना कोई सोल्ट मिलता है। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, HCl आपका यहाँ पर एसिड है, KOH आपका क्या है, यहाँ पर अक्षार है। मैंने आपको कहा था जिसके भी लास्ट में आपको OH दिखाई देगा वो आपका अक्षार होगा और जहां पर हाइड्रोजन होगा, H होगा, वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। लवण सामान्यतः मेटल के साथ में पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जब ये मेटल के साथ में होंगे तब क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। और जब ये नेगेटिव के साथ में होते हैं, सॉरी नॉन मेटल के साथ में होते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन से निर्मित होते हैं। तो ये याद रखना है, लवण जो है वो सामान्यतः मेटल के साथ में पॉजिटिव और नॉन मेटल के साथ में नेगेटिव के सहयोग से निर्मित होते हैं। यही बस आपको याद रख लेना है। इसके बाद मेटल वाला पॉजिटिव, नॉन मेटल वाला नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पर सोल्ट के कुछ टाइप लिखे हैं। यहाँ पर जो सोल्ट है उनके कुछ टाइप होते हैं, जैसे एसिडिक सोल्ट हो गया, बेसिक सोल्ट हो गया। तो एसिडिक सोल्ट क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। एसिडिक सोल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना क्या होता जाएगा, वीक बेसिस होता जाएगा, वीक अक्षार होता जाएगा,
ठीक है। और जिसका जितना ज्यादा पीएच बढ़ता जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा और वीक एसिड होता जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट है ये। जिसकी वैल्यू जो है वो 7 से जितनी ज्यादा कम है वो क्या उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ठीक है। तो यहां पर यही कह रहा है एसिडिक सोल्ट होगा जिसमें एसिड की जो मात्रा वो ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बेस क्या होगा, वीक होगा। अब इनकी अभिक्रिया से जो उत्पन्न लवण होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे, और उनका पीएच भी क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, कैसा सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट है। तो आपको यही याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की अभिक्रिया से उत्पन्न जो लवण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अम्लीय कहते हैं। इनका पीएच वैल्यू जो है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो एसिडिक सोल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से जो लवण बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, क्या है, एसिडिक सोल्ट है। इसकी वैल्यू पीएच, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगी। अब हम चलते हैं अक्षारीय लवण पर, ये अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अक्षारीय लवण में क्या होंगे, एसिड जो है वो क्या होंगे, वीक होंगे। अब यहाँ पर अब ये 7 है, पीएच वाला है ये पीएच वैल्यू 7 है। अब 7 से जितनी ज्यादा होती जाएगी बेस क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और एसिड क्या होते जाएंगे, यहाँ पर वीक होते जाएंगे। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से जो लवण उत्पन्न होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा होती है, वही क्या होते हैं, अक्षारीय लवण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैग्नीशियम OHCl, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, अक्षारीय लवण है। अक्षारीय लवण में क्या होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें अक्षारीय लवण मिलता है। इनकी पीएच वैल्यू 7 से हमेशा ज्यादा होगी, और अम्लीय वालों की जो वैल्यू है वो 7 से कम होती है। तो अक्षारियों की वैल्यू 7 से 7 प्लस, और एसिडिक वालों की 7 माइनस, यानी कि 7 से कम, ठीक है। इसके बाद है उदासीन लवण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदासीन यानी कि जो न्यूट्रल होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तब उन दोनों की जब हम रिएक्शन करेंगे तो जो लवण मिलेगा हमें, जो सोल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा, जिसका पीएच कैसा होगा, 7 होगा। अब इसके एग्जाम्पल है KNO3 और NaCl। यहाँ पर उदासीन लवण का एग्जाम्पल क्या है, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इन दोनों की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण जो है वो कैसे होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। इनकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इनका एग्जाम्पल KNO3 और NaCl होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको 3 टाइप के लवण बताए हैं, एसिडिक लवण, बेसिस लवण और उदासीन लवण। एसिडिक वाले में एसिड की मात्रा ज्यादा, यानी कि सॉरी एसिड जो है, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वैल्यू उतनी ही कम होगी, एसिड की वैल्यू कम, ठीक है। और वहां पर जो बेस है वो वीक होगा। इसके बाद सेकंड बताया मैंने बेसिस वाला, बेसिस वाले में बेसिस की वैल्यू ज्यादा होगी और जो एसिड होगा वो वीक होगा। इसके बाद उदासीन वाले में दोनों क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, और पीएच वैल्यू कितनी होगी, इनकी 7 होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ पीएच वैल्यू के बारे में। कई बार ना आपसे ये पीएच का ही नाम पूछ लिया जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। जो ये पीएच होता है इसका पूरा नाम होता है फोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसे पीएच स्केल भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, पैमाना होता है, जिसपे हम क्या माप सकते हैं, कहीं ना कहीं पीएच वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। पीएच पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा विकसित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा गया है एग्जाम में कि जो पीएच वैल्यू है उसको किसने बनाया था। तो सोरेनसन ने इसे बनाया था, इसलिए हम इसे कई बार सोरेनसन जो वैल्यू है वो भी बोल देते हैं। तो सोरेनसन के द्वारा विकसित किया गया था। ये एक लघु गणिकीय पैमाना है, यानी कि इस पर बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है, 0 to 14 नंबर्स है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये पीएच वैल्यू होती है, मतलब जो ये पैमाना होता है, इसके ऊपर किसकी वैल्यू होती है, किसको दिखाता है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता को दिखाता है ये। और इसे हम क्या कहते हैं, फोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसके नाम में भी है फोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन की सांद्रता दिखाएगा। इसका आविष्कार किसने किया, किसने बनाया इसे, सोरेनसन ने बनाया। पीएच पैमाना कब आया है, 1907 में आया है। ये डेनमार्क के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये इतनी बातें जो मैंने आपको बताई है वो याद रखनी है। इस प्रकार ये पैमाना जल में विलय पदार्थों की, और ये क्या चेक करता है, मान लो कोई वाटर में कुछ भी सोल्यूबल है तो उसकी एसिडिटी को चेक करेगा या फिर उसकी एल्काइलिनिटी को चेक करता है या अक्षारीयता को चेक करता है।
तो पानी में घुलनशील किसी भी विलेय पदार्थ की उसकी अम्लीयता को चेक करेगा या फिर उसकी अक्षारीयता को चेक करने का काम जो है वो पीएच फॉर्मूला करता है, पीएच जो स्केल है वो करता है। अब यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वो 0 से 14 तक होती है, आप सभी को पता है। ये 7 है, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 14 होगा। हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 14 है और लोवेस्ट क्या है, 0 है। अब ये जो 0 वाले होंगे ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और ये 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जैसे 0 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, जहां पर 0 होगी वो क्या होगा, उदासीन होगा। जब हम इस तरफ जाते जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, और जब हम इस तरफ जाते जाते हैं तो बेसिस जो है वो बढ़ते जाते हैं। 0 से इस तरफ जाने पर क्या होगा, हमारे पास में एसिड बढ़ेंगे, और यहाँ पर 7 से उस तरफ जाने पर हमारे पास बेसिक जो अक्षारीयता है वो बढ़ेगी। 7 क्या होगा, हमारे पास में उदासीन होगा। अब मैंने ये लिखा है 0 पर सबसे ज्यादा क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन से नंबर पर होगी, तो ये 0 नंबर पर जो एसिडिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, और 14 पर सबसे अधिक अक्षारीय होता है। तो इतने पॉइंट पीएच वैल्यू के जो है वो याद रखने हैं। अब यहाँ पर ये मैंने अभी आपको समझाया था कि इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास एसिडिटी बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की आयनों में सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी। इस तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन की इस सांद्रता में कमी आती जाएगी और अक्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या एक पीएच स्केल बनाया गया है, और पीएच स्केल में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं जो नंबर 0 से 14 तक को दिखाते हैं। यहां पर जो 0 है, जो 0 नंबर है वो किसे शो करता है, अम्लीयता को शो करता है, और जो 14 नंबर है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस को शो करता है, और 7 यहाँ पर उदासीन को दिखाता है। जब हम इस तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन के जो आयंस है उनकी वृद्धि होती जाती है, और जब हम इस तरफ जाते हैं 14 की साइड में जाते हैं तब अक्षारीयता कम होती जाती है। तो बस इतने ही पॉइंट आपको पीएच वैल्यू से याद रखने हैं जो भी मैंने आपको समझाई है। अब यहाँ पीएच वैल्यूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने नहीं लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस वही मैंने इसमें ऐड किए हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं पीएच वैल्यू के बारे में, क्योंकि हर किसी की जो पीएच वैल्यू है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं, मैंने लिखा है जठर रस, जिसका नाम है गास्ट्रिक जूस। गास्ट्रिक जूस जो है इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना होगा, सबसे कम है, यानी कि ये एसिडिक नेचर का है, तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 1.2 से 2 तक है, जिसे हम गास्ट्रिक जूस कहते हैं या जठर रस कहते हैं। ये इसका पीएच वैल्यू है। इसके बाद है सिरका या नींबू का रस। जो सिरका होता है, नींबू का रस है, इसका पीएच वैल्यू 2.2 से 3.4 है। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, 2.2 से 3.4 है। तो सिरका का जो पीएच वैल्यू है, नींबू का पीएच वैल्यू है, ये 2 से 3 की रेंज में, इतना याद रख लेना। गास्ट्रिक जूस जो है 1 से 2 की रेंज में है। तो सिरका, नींबू का रस 2 से 3 की रेंज में, 2.2 से 3.4। जठर रस जो है वो 1.2 से 2 है। इसके बाद एसिडिक रेन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। एसिडिक रेन जो है ये 2 से लेकर 5.6 तक हो सकता है। तो एसिडिक रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना होगा, 2.0 से 5.6 हो सकता है। इसके बाद दूध है या लार है, इनमें 6.4 से 6.6 तक का पीएच वैल्यू है। इसके बाद मानव मूत्र, रक्त, इनका ब्लड का और जो यूरिन है उसका पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 है। बेकिंग सोडा का 9.2 है, यानी कि 7 से ज्यादा है। अब ये 7 से ज्यादा वाले स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये कैसे होंगे, अक्षारीय नेचर के होंगे। ठीक है, तो कड़वा होगा इनका टेस्ट। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा कड़वा टेस्ट होता 9.2 है। एंटी एसिड्स जो होते हैं, जब आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तब आप एंटी एसिड्स का यूज करते हैं, तो वो आपके पेट की अम्लीयता को दूर करने में यूज किया जाता है। तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 10 से 11 होता है। अमोनिया जो है वो 11.6 होता है। तो अमोनिया का 11.6 सबसे ज्यादा यहाँ पर सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखने को मिलेगा, 14.0 है। तो आपसे ये सबसे ज्यादा वाला भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसका होता है, तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा 14.0। तो यहाँ पर एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से याद रहे, हम इसको भूले नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया गास्ट्रिक जूस का हम याद रखेंगे 1 से 2 तक, 1.2 से 2 तक। इसके बाद सिरका एंड नींबू का रस, सिरका और नींबू का रस। इसके बाद है सिरका और नींबू का रस, सिरका और नींबू का रस का 2 पॉइंट से लेकर 3.4 तक है, तो 2.2 से 3.4 सिरका का है। एसिडिक रेन की बात करेंगे तो 2 से लेकर 5.6 तक है, तो एसिडिक रेन 2.0 से 5.6। दूध और लार की बात करते हैं तो 6.4 से 6.6 तक है, इसका 6 की रेंज में ही है। इसके बाद मानव मूत्र या रक्त की बात कर लेते हैं तो 7.3 से 7.5 तक है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो 9.2 तक है। इसके बाद एंटी एसिड की बात कर लेते हैं तो 10 और 11 के बीच में है।
अमोनिया 11.6 है। इसके बाद सांदर सोडियम हाइड्रोक्साइड 14.0 है। ये ना कहीं कहीं पर बुक में कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है, कई बार ना बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये एनसीईआरटी बेस है, ये सारा डाटा मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तभी यहाँ पर रेंजेस के लिए रेंजेस को करके लिखा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड करना और आपको ये याद हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिखेगा तभी आपको उसको देखकर टिक करना होगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में है सम कॉमन सोल्ट्स एंड देयर यूजेस। कुछ यहाँ पर मैंने सोल्ट्स लिखे हैं और उनके नाम लिखे हैं और उनके यूजेस लिखे हैं, ठीक है। तो ये वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उनके साधारण नाम और इनके फॉर्मूलाज, लेकिन अब मैंने इसमें यूज भी ऐड कर दिए हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सोल्ट लिखे हैं, जैसे अब यहाँ पर पहला सोल्ट आप देख रहे हैं, जैसे साधारण नमक है NaCl है, ठीक है। इसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ये हम खारे जल से, समुद्र से हमें प्राप्त होता है। अब इसका यूज हम जैसे खाना बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, बर्फ को पिघलाने का काम करते हैं, तो उन सभी में किसका यूज होता है? आपके साधारण नमक का यूज होता है। साधारण नमक को बनाया जाता है, जैसे ये NaOH है प्लस क्लोरीन, इन दोनों की रिएक्शन करके हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है और साथ साथ हमें OH प्राप्त होता है। तो इसका निर्माण जो है किसमें किया जाता है? भोजन निर्माण में होता है, अचार बनाने में होता है, बर्फ पिघलाने में होता है, सोडा निर्माण में, बेकिंग निर्माण में होता है। तो NaCl के इतने यूजेस आपको याद रख लें, तो बहुत इजी है NaCl वाला। इसके बाद हम बात कर लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये श्वेत ठोस आयनिक यौगिक होता है और पूर्णतः ये जल में विलय है। वायु की उपस्थिति में आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। श्वेत ठोस आयनिक यौगिक होता है, ये पूर्णतः जल में विलय होता है। वायु की उपस्थिति में क्या करता है? आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। इसका यूज डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है, जैसे कागज निर्माण में इसका यूज होगा। कागज निर्माण के लिए जैसे लकड़ी की लुगदी बनानी है, उसमें NaOH का यूज होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है लकड़ी की लुगदी बनाने में किसका यूज होता है? तो NaOH का यूज किसमें होगा? कागज की लकड़ी के लिए लुगदी बनाने में NaOH का हम यूज करते हैं। डिटर्जेंट बनाने में हम NaOH का यूज करते हैं। NaOH का पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये अक्षारीय विलयन है। इसका जो स्वाद है वो क्षीण खारा होता है, बिल्कुल, मतलब वैसे तो आपको पता है अक्षारीय जो होते हैं नेचर में वो खट्टे कड़वे होते हैं, तो ये बिल्कुल खारा होता है, कड़वा होता है। तो इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हम इसे धावन सोडा के नाम से जानते हैं। इसका यूज जो है वो दंत मंजन में झाग बनती है, जब हम कॉलगेट करते हैं तो वो झाग से दिखाई देती है, वो किसकी होती है? सोडियम कार्बोनेट की होती है। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये भी पता होना चाहिए आपको, जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस की वजह से होती है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और HSSC के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेने हैं। दंत मंजन में झाग बनाने में यूज होगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है Na2CO3, इसका नेम है धावन सोडा, इसे हम कह देते हैं। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। तो ये देखो, ये चारों एक जैसे लग रहे हैं, जब एग्जाम में आएंगे ना तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमसे क्या पूछा गया था। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि आपको ये ध्यान से सुनने होते हैं कि कौन से वाला हमने कब पढ़ा है। अब ये NaOH पढ़ा हमने एक, अब ये NaHCO3 आ गया, NaCl पढ़ा, तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा पूछा गया था, किसका कौन सा यूज था, सभी एक जैसे लगते हैं एग्जाम में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा है। ये भी श्वेत रवेदार ठोस होता है, नमकीन होता है और खारा होता है। इसका यूज किया जाता है, इसे हम बेकिंग सोडा कह देते हैं। जैसे ये जो मतलब जैसे ब्रेड्स वगैरह होती हैं और केक वगैरह होते हैं, इसको फूलने में काम आता है, या खमीर के रूप में काम करता है, खमीर अभिकर्ता के रूप में काम करता है, किसी भी चीज को फूलने में हेल्प करता है। जैसे ब्रेड वगैरह होती है, केक होता है, जैसे कई बार हम घर पे क्या बनाते हैं, जैसे कोई चिल्ला वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं कई बार बेकिंग सोडा, ताकि वो फूल जाए, अच्छे से बनकर आए, ठीक है। तो उनमें इसका यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक खमीर अभिकर्ता के रूप में काम करता है, ब्रेड केक एटसेट्रा बनाने में इसका यूज होता है। तो एक बार मैं सोडियम वाले फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। अभी हमने 4 सोडियम के पढ़े। पहले वाला तो बिल्कुल इजी था, NaCl, वो बिल्कुल आसान है, इन सबसे अलग है। तो इसका नाम क्या है? साधारण नमक है या सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने NaOH पढ़ा है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इसके बाद इसका जो ये जो होता है ना, ये डिटर्जेंट में, कागज से लुगदी बनाने में यूज किया
किया जाता है NaOH वाला। इसके बाद है Na2CO3, ये वो कपड़े धोने वाला लगा सकते हैं, धावन सोडा Na2CO3, ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा वाले में H आएगा, ठीक है। इसका यूज ब्रेड में, केक में, खमीर के रूप में यूज किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। ये सारे Na वाले आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद CaOCl, ठीक है, ये आपका लास्ट है। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर भी हम इसे कह देते हैं, तो इसका पूरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, CaOCl फिर Cl, इसका पूरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अक्षारीय जो धातुएं होती हैं उससे दूर रखा जाता है इसे, क्योंकि ये रंग उड़ाने का काम करता है। अदरवाइज ये जितनी मेटल्स है सबका रंग उड़ा देगा। इसलिए ये स्विमिंग पूल में, और इसका स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है ताकि चीजों को क्या किया जा सके, कीटाणु शोधन किया जा सके, प्योरीफाई किया जा सके, उन्हें रोगाणु रहित किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से जानते हैं। CaOCl, Cl इसका पूरा नेम है। अक्षारीय धातुओं से हम इसे दूर रखते हैं। तो ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सारे आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये सोल्ट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो हमारी 3 क्लासेस में एसिड का टॉपिक, एसिड बेसिस एंड सोल्ट का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस है। ये सारा का सारा डाटा जो है मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। तो ये सारा एनसीईआरटी बेस है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप देखिए, आपको आपकी नोट्स के थ्रू देखो, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स तैयार हो रही हैं, मुझे तो क्या, मेरी भी आपके साथ साथ रिवीजन हो जाती है ना। तो अच्छा है कि आप भी कुछ सीखते हैं, मैं भी आपके साथ साथ कुछ सीखती हूँ। तो आप इस क्लासेस को शेयर कर देना। आपको लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके से बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।